नमस्कार, मैं हूं राजगुरु नरपत सिंह। आप देख रहे हैं जीटीपीएल अलर्ट राजस्थान न्यूज। स्वागत है आप सभी का। अभी जैसा कि प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव अपनी चरम सीमा पर हैं, इसी सिलसिले में हमारे बीच आज पधारे हैं प्रदेश महासचिव के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी श्रीमान सिद्धार्थ सोनी। हम सिद्धार्थ सोनी जी से बात करें उससे पहले, सिद्धार्थ जी आपका अलर्ट राजस्थान न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिद्धार्थ सोनी पूर्व में भी कई निवर्तमान पदों पर रहे हैं और आपने हमेशा उन निवर्तमान पदों का निर्वहन पुरजोर जज्बों के साथ किया है। तो हम सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ जी, आप अपने जो राजनीतिक करियर है उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, स्वयं के पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं सिद्धार्थ सोनी उदयपुर का लोकल निवासी हूँ। पूर्व में मैं 2013 में कला महाविद्यालय का महासचिव रहा हूँ। उसके बाद मैं 2014 में एनएसयूआई से केंद्रीय छात्र संघ महासचिव रहा हूँ। 2016 में मैं प्रदेश सचिव रहा हूँ और 2017 में मैं प्रदेश महासचिव रहा हूँ एनएसयूआई राजस्थान का। उसके बाद मैं 2020 में मुझे उदयपुर में कांग्रेस सेवादल की जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, जिसको मैंने बखूबी से पूरा अपने शिद्दत से निभाया उस चीज़ को मैंने। और अब मैं युवा कांग्रेस की उसमें प्रदेश महासचिव पर चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सोनी जी, जैसा कि आपने बताया है कि आप पूर्व में कई निवर्तमान पदों पर रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक पद की अपनी गरिमा होती है और उनकी जिम्मेदारियां होती है। तो एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवादल, कांग्रेस, ये चारों एक अलग अलग तरह का आपका कांग्रेस के ही संगठक दल हैं। तो इनमें जो सेवा आपको दी जाती है, इनमें जो आपको पद दिए जाते हैं, उनमें क्या जिम्मेदारियां भिन्न भिन्न होती है या सभी में एक तरह का ही कार्य होता है? एनएसयूआई में आप देखेंगे, जैसे मैं सबसे पहले छात्र राजनीति में था, तो एनएसयूआई की जो विंग है वो छात्रों के हितों के लिए काम करती है। सुखड़ा विश्वविद्यालय में मैं जैसे छात्र संघ महासचिव रहा एनएसयूआई के पैनल पे, तो उस समय मेरे को केवल एक जज्बा था कि छात्रों की जितनी से जितनी मदद कर सकूं मैं मदद कर पाऊँ उनकी, चाहे मेरे सुखड़ा विश्वविद्यालय का रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो या किसी भी दूसरी विश्वविद्यालय का या किसी महाविद्यालय का छात्र हो। उसके बाद युवा कांग्रेस में हमारे संगठन जो युवा कांग्रेस के चुनाव कराती है, वो यूथ विंग जो शहर में गाँव में जो रहते हैं उनके लिए लड़ना, जैसे अभी रीट का मुद्दा हुआ था उसमें लिए भी हमने सरकार के समक्ष हमने अपना जो गुस्सा था युवाओं का वो प्रकट भी किया था, समझाइश भी की थी, लोगों को बोला भी था कि हाँ हम साथ में हैं आपके। तो युवाओं की जो विंग है जो यूथ कांग्रेस के उसमें वो उसमें करती है। उसके बाद मेन कांग्रेस है, जो मेन कांग्रेस में वरिष्ठ लोग जो कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, जो कांग्रेस के तजुर्बा देते हैं, जो लोगों से मतलब एक दूसरे को जोड़ने के लिए काम करती है। और एक सेवादल जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, जिससे आपने देखा होगा कि हेडगेवार जी जो आरएसएस के संस्थापक थे वो भी हमारे कांग्रेस सेवादल से ही निकले थे। उसके बाद आरएसएस की स्थापना हुई। तो सेवादल सबसे पुराना संगठन है और सेवादल की जो पृष्ठभूमि है, सेवादल की जो कार्यशैली है, वो लोगों को जोड़ना, घरों घरों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, उनके साथ खड़ा रहना, ये सारी राजनीति में और सेवादल में दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। तो राजनीति में राजनीति के हिसाब से होती है और सेवा दल में सेवा का कार्य कहते हैं जनता को लेकर। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो रीट का मामला हुआ था, पेपर लीक का मामला हुआ था, उसमें जैसा कि आप कांग्रेस से आते हैं, आप एनएसयूआई में निवर्तमान पद पर रहे हैं, आप अभी यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव के प्रत्याशी हैं। तो जो रीट का मामला हुआ था, जो पेपर लीक का मामला हुआ था, उसका भी सीधा सीधा असर जो है वो युवाओं पर पड़ा था। जो युवा बड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों की साकार करने की जो तैयारी करते हैं, और उसी समय ऐसी घटनाएं होना, वो एक तरह से आपकी जो मतदाता सूची है उसको कहीं न कहीं कमज़ोर करेगा, क्योंकि सीधा सीधा जो मामला है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो पेपर लीक का मामला था, उसके बाद युवा आप जैसे जो यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है उनको सीधा सीधा समर्थन देंगे? युवाओं की बात करूं, पेपर लीक की बात करूं मैं, तो पेपर लीक भाजपा सरकार में भी हुई थी। गुलाब जी जो हमारे विधायक हैं महोदय, उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था कि हमारे समय में भी पेपर लीक के मुद्दे आए थे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां तो रहती है।
प्रशासन, सरकार सब चीज़ों में पकड़ बनाने की करती है, लेकिन आप जिस हिसाब से बढ़ती टेक्नोलॉजी देख रहे हैं उस हिसाब से बहुत सारी दिक्कतें आती है। बहुत सारे ऐसे लोग निकलते हैं जो ऐसे कुकृत्य करते हैं और युवाओं को उससे ठेस पहुंचती है, युवा उससे बर्बाद भी हो रहा है, युवा उससे आत्महत्या को आतुर हो रहा है, युवा उससे बेरोजगार हो रहा है। परंतु मेरा ये मानना है कि सरकार हमारी संगठन की, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, अगर युवाओं का कोई मुद्दा है और मैं यूथ कांग्रेस के महासचिव पद पर अगर चुन के आता हूँ तो मैं पुरजोर तरीके से किसी भी गलत नीति का विरोध करूँगा। और अगर हमारी सरकार है तो उसे सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि उस काले कानून या ऐसी कोई रीट का मामला है जिससे लीक होती है तो उसको सुधारा जाए, उसमें कुछ नई तकनीक लाई जाए, उसमें बच्चों के हितों को सोचकर ऐसी कोई योजनाएं बनाई जाए। तो उसी को लेकर हमने अभी रीट का जैसे हमने ज्ञापन भी दिया था, उसमें हमने मांग की थी कि आप जो ये एग्ज़ाम जो लीक हुआ, जो पेपर लीक हुआ है, उसको जल्द से जल्द कराने की हमने हमारी मांग थी। तो ऐसे कोई अगर मुद्दे हैं तो हम सरकार के समक्ष भी रखेंगे और सरकार के अगर विरोध में आना पड़ा तो वो भी हम मतलब ये है कि हाँ, आज गहलोत सरकार है तो हम उनको निवेदन कर सकते हैं कि हम इस चीज़ के लिए करेंगे और उस चीज़ को हम पुरजोर तरीके से निवेदन करेंगे कि आप इस चीज़ को आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जैसा कि आपने बताया कि तकनीक जैसे जैसे बढ़ रही है, एक कहीं न कहीं एक अहम कारण वो भी है पेपर लीक या ऐसी कोई वारदात होने का, ऐसी कोई घटना होने का। लेकिन तकनीक एक अलग विषय रहता है, लेकिन फिर भी सरकार में हर एक मंत्रालय के लिए एक अलग मंत्री होता है, कई सारे ऑफिसर होते हैं और हर एक आयोग के लिए आयोग का अध्यक्ष, आयोग के उपाध्यक्ष, आयोग के सचिव, आयोग के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। लेकिन उसके बावजूद मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाना, क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? सरकार की विफलता तो अब अगर आप बोलेंगे तो भाजपा सरकार में भी ये चीज़ें हुई है तो वो भी सरकार की विफलता होगी। और अगर आप बोलें तो हर योजना में कुछ ना कुछ चूक होती है। हर सरकार किसी न किसी योजना पर काम करती है और उस चीज़ को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने के लिए लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए पूर्ण जोर तरीके से काम करती है। परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी हो ही जाती है कि अगर कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान 100% अपना दे दे तो वो भगवान के बराबर हो गया। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हर इंसान उस चीज़ को एकदम 100% तो कोई किसी का नहीं दे पाता है, कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहती है, लेकिन उसको निरंतर सुधार कर रही है सरकार। कि जैसे पहले लीक होते थे तो पूरी भर्तियां कैंसिल होती थी, अब ये जो होता है कि ये जैसे कि किसी सब्जेक्ट को अगर पेपर लीक हुआ है तो केवल वो सब्जेक्ट कैंसिल होता है और उसी को महीने या 2 महीने के अंतराल उसको सब्जेक्ट को किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और इसमें युवाओं में खुशी का एक ये है कि पूरी एक भर्ती कैंसिल होना और वापस कब आना उसका मतलब वो कुछ फिक्स पैमाना नहीं था। अब ये कि कोई पेपर अगर कैंसिल हुआ है तो उसके पेपर कैंसिल होने के बाद उसको वापस करवाना और उसकी जिम्मेदारी लेनी कि हाँ भाई जो भी है उसको उसको कानूनी कार्रवाई करना है। जैसे कि अभी जो बिल्डिंगें टूटी भी हैं, आपने देखा कि सरकार का जो कार्य है एकदम चरम पे है कि भाई कैसे क्या जो विरोधी हैं जो ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं उनको सजा भी बराबर मिल रही है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि उनको सजा भी बराबर मिल रही है, लेकिन उसमें तकरीबन आधे से अधिक जो लोग थे जो उसमें संदिग्ध पाए गए थे पेपर लीक के मामले में, उसमें से 80% से अधिक लोगों को जमानत भी दी गई है। तो क्या कोई भी किसी भी तरह का क्राइम करेगा या युवाओं के सपनों के साथ छेड़छाड़ करेगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसको जमानत पर छोड़कर फिर से उन्हें आज़ाद कर दिया जाना एक बेहतर निर्णय है या नहीं है? जमानत अगर सरकार दे रही है तो गलत है। जमानत आपको खुद को पता है कि कोर्ट से दी जाती है। अब ये तो डिसीजन है अब न्यायपालिका का है। उन्होंने जिस हिसाब से रेट लगाई, जिस हिसाब से उन्होंने वकील किया, जिस हिसाब से उनका मुद्दा उनको वहाँ पेश किया गया, तो मेरे को लगता है कि अब न्यायपालिका जो डिसीजन लेती है हम सर्वमान्य होता है। अगर उसमें कहीं गलती है तो वापस हम रीट दायर कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उस चीज़ के लिए। अगर गलत है इस चीज़ों का युवाओं पे बहुत बुरा असर पड़ा है, उस चीज़ का मैं खुद विरोध करता हूँ। लेकिन ये है कि अब कुछ लोग होते हैं कि जो मुख्य रूप से होते हैं पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन सामने वाला वो पकड़ा जाता है लेकिन पर्दे के पीछे वाले नहीं पकड़ते। तो मेरा ये है कि जैसे कि स्लीपर सेल जैसे काम होता है वो स्लीपर सेल जैसे काम हो रहा है। तो मेरा ये है कि जो मुख्य आरोपी है उसको भी मतलब धीरे धीरे करके किसी न किसी डिसीजन पर आकर पकड़ाया जाएगा और ये चीज़ सॉल्व होगी। और आप अक्सर युवाओं के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, आप शहर में भी एक सजग शहरवासी के तौर पे भी आपने एक पहचान बनाई है और आप अक्सर सोशल मीडिया पे स्मार्ट सिटी को लेकर आवाज़ उठाते आए हैं। तो
एक सवाल आपसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ नगर निगम, जहां पर अभी भाजपा का बोर्ड है, वहां पर करीबन सरकार के 3 से 3.5 साल निकल चुके हैं, जो शहर की सरकार है उसके, लेकिन अभी तक वहां पर जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, नगर निगम में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कि अभी तक आपके कांग्रेस ने सर्वसम्मति से ऐसी कोई बैठक नहीं की या निर्णय ले लिया जिससे अभी तक शहर को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया जो आपकी आवाज़ को वहां तक पहुंचा पाए। संगठनात्मक गतिविधियां हैं ये तो। और नेता प्रतिपक्ष जो आपको खुद को पता है कि मतलब जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से सर्वसम्मति से आता है, तो सर्वसम्मति से हमारे यहाँ से तो जा चुका है कि जिन्होंने वोटिंग भी करवाई थी हमने, तो उस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो जानी चाहिए थी। लेकिन देरी क्यों हो रही है ये हमें भी पता नहीं चल रहा है, और इससे हमें नुकसान भी बहुत हो रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से भी मुद्दे, अगर मतलब आप सोचें कि अगर नेता प्रतिपक्ष होगा तो ही मुद्दे उठेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी पार्षद हैं सारा अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, लेकिन निगम की खामियों से लड़ने के लिए अब नेता प्रतिपक्ष की जरूरत तो है हमें साथ साथ में, लेकिन यहाँ के उदापुर के युवाओं को भी सजग होना पड़ेगा कि अगर बोर्ड किसी का भी हो, चाहे भाजपा का हो कांग्रेस का हो, लेकिन जहाँ जो गलती है उस चीज़ को स्वीकारना पड़ेगा निगम को भी। और जैसा कि आप देख रहे हैं 20 से 25 सालों से निगम में भाजपा का ही बोर्ड है, और उदयपुर की दुर्दशा भी उसी समय से होना स्टार्ट होगी। सड़कों पे काम मतलब होता है तो एक जगह खोद दिया, तो अभी आप जैसा देखेंगे जगदीश चौक की तरफ खोद रखा है, आप उधर से सिटी के जैसे ओल्ड सिटी में नहीं जा सकते हो। फिर आप आ जाएंगे गणेश घाटी, तो गणेश घाटी पे ओल्ड सिटी की तरफ आप नहीं घुस सकते हो। फिर खांची बीर की तरफ से या सिलाटवाड़ी की तरफ से आप जाना चाहेंगे तो उधर से भी आपको पूरा ओल्ड सिटी बन रखा है। पूरा घूम कर हाथीपोल होकर किसी को ओल्ड सिटी जाना है, घंटाघर जाना है, तो वो घूम घूम के जाएंगे। हमने कई बार ज्ञापनों में उनसे बात की, महापौर जी से, उप महापौर जी से, और उनको समझाया है कि आपका अगर एक क्षेत्र में अगर कुछ काम चला रहे हैं तो आप उस क्षेत्र में ही काम चलाएं, दूसरे को पूरा खोदने से पहले उसको पूरा करें ताकि जनता को तकलीफ नहीं हो। पर निगम ने आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई उस चीज़ से खुश है या जनता की निगम ने कभी सुनी है। तो बोर्ड को मेरे हिसाब से इस बार अब थोड़ा बदलाव आएगा, और जनता एक बार सजग हो जाए कि जनता समझ ले, सोच ले कि एक बार किसी और संगठन को मौका दे और एक बार इनको भाजपा को धूल चटाए, जब जाके मुझे लगता है कि इनको सद्बुद्धि मिलेगी। एक सीधा सा सवाल है कि आप युवाओं के बीच में लोकप्रिय भी रहे हैं और आप युवा कांग्रेस में अभी प्रदेश महासचिव पद के लिए प्रत्याशी हैं और आप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप निर्वाचित होकर आते हैं, महासचिव पद पर आपकी जीत होती है यूथ कांग्रेस प्रदेश के लिए, तो ऐसे कौन से विषय हैं जिनके लिए आप युवाओं के साथ मिलकर हमेशा आवाज़ उठाएंगे और उन युवाओं के जो कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगे? मैं कोई वर्गीकरण नहीं कर सकता कि कौन सा विषय है, लेकिन युवाओं की जब जब हित की बात आएगी, जहाँ सुखाड़ा विश्वविद्यालय में जब छात्र राजनीति में था मैं, तब भी मैंने युवाओं की आवाज़ बनकर सुखाड़ा विश्वविद्यालय में एक बुलंद आवाज़ बनकर मैंने हर मुद्दे को उठाया। और जब मैं प्रदेश महासचिव निर्वाचन होऊंगा, सब युवाओं को जब साथ मिलेगा मुझे, जैसे कि इसमें क्राइटेरिया भी है 18 से 35 वर्ष का कोई भी युवा इसमें वोट कर सकता है, तो सीधा साधा मतलब उदाहरण है कि आप कि युवा ही मुझे जिता कर लाएगा। जो भी डिसीजन होगा वो युवाओं के हाथ में ही है। उनके लिए मैं हमेशा रात दिन, हमेशा उनकी सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। वो मुझे फ़ोन करेंगे, जो कि मतलब मैं फर्स्ट ईयर से मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, आज भी मेरा वही नंबर है, आज भी मेरे को लोग उसी से कनेक्ट करते हैं। तो आज भी अगर प्रदेश महासचिव बनने के बाद कोई मुझे कांटेक्ट करेगा, कोई मुझे समस्या सुनाएगा, तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। प्रशासन से भिड़ना पड़ा, प्रशासन से भिड़ूंगा, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। उनके किसी भी तरह का कोई भी, आज मेरा कोई अपना भी अगर सामने खड़ा होगा और वो कोई गलत काम कर रहा होगा और किसी ने मुझे शिकायत की, तो मैं उसके भी सामने, उसके भी विपक्ष में मैं खड़ा रहूँगा। तो कुल मिलाकर ये कि युवाओं की किसी भी तरह की आवाज़, किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का कार्य, उनके लिए मैं रात दिन एक कर कर उनके लिए करूँगा, जो मैं करता भी आ रहा हूँ। लोग मुझे देखते भी हैं कि मैं उनके फ़ोन पे जाता हूँ। और हमेशा ये है कि मैं राजनीति में कैसे भी, कितना भी, कुछ भी कर लूँ, लेकिन हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहूँगा और लोगों से कनेक्ट रहूँगा। ये हमारे नेता सचिन पायलट साहब से हमने सीखा भी है, और हमेशा उन्हीं के आदर्श पे हम चलेंगे। एक सीधा सा सवाल आपसे और है कि अगर आप प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस पर निर्वाचित होते हैं, तो अभी कांग्रेस में गुटबाजी का माहौल चल रहा है, तो आप कौन से गुट को अपना समर्थन देंगे
कौन सा गुट आपके लिए भविष्य का निर्माता होगा? गुटबाजी का तो मतलब लोग बात करते हैं, लेकिन जब हम संगठन की जाजम पर हम बैठते हैं तो जाजम पर बैठकर हम केवल एक संगठन के साथ, एक परिवार के साथ हैं। आज पायलट साहब ने हमें, गहलोत साहब ने हमें जो सिखाया है, जो संस्कार दिए हैं संगठनात्मक, वो मुझे लगता है कि हमेशा पार्टी को जोड़ने के संस्कार दिए हैं, व्यक्ति विशेष से जुड़ने के संस्कार दिए हैं। मुझे कभी याद नहीं आता कि किसी नेता ने या लोकल नेता ने, किसी ने ये बोला कि तू वहाँ नहीं जाएगा, तू वहाँ नहीं जाएगा, तू इधर इस ग्रुप का, इस ग्रुप का है। कभी मेरे को ये सुनने को ना मिला है और ना मेरे को लगता है कि मिलेगा, क्योंकि जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ वो एक परिवार की तरह जुड़ता है, जिसमें मनमुटाव तो चलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि तू इस नेता के पास नहीं जाएगा, इस नेता के पास नहीं जाएगा। तो ग्रुपिज्म लोगों की एक बस एक हवा बनी हुई है। और गुटबाजी का मतलब ऐसा कोई जिक्र हमारे संगठन में तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं कि हम लगे कि ये सब चीज़, वाद विवाद, अब माने कि मन मुटाव, ये सब चलते हैं, एक समय के साथ परिवार में भी चलते हैं, एक समय के साथ हट भी जाते हैं। तो ये चीज़ें तो चलती है कि निरंतर चलती है, भाजपा में चलती है, कांग्रेस में भी चलती है, और सब जगह चलती है। अपने परिवार में भी कभी मन मुटाव होता है, लेकिन ये नहीं कि भाई भाई का दुश्मन हो गया। तो संगठन है, ये परिवार है, और मनमुटाव चलते रहते हैं। ऐसा कोई ग्रुपिज्म का ऐसा कोई बड़ा विशेष मुद्दा नहीं है। आप जैसा कि एक तरफ कह रहे हैं कि ग्रुपिज्म जो गुटबाजी है वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप 15 से 20 दिन पहले की कुछ खबरें देखें तो उसमें पायलट गुट और गहलोत गुट साफ साफ नजर आते हैं, और जनता तक ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि राजस्थान कांग्रेस में दो गुट चल रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं तो हम आपकी बात से सहमत हैं और आप कांग्रेस को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन अगला जो सीधा सवाल है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है कि युवा अभी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कई युवा जो पेपर लीक हुआ उसके वजह से भी फिर से तैयारी में लग गए हैं। ऐसे माहौल के बीच में एक यूथ कांग्रेस का चुनाव आया है जिसमें आप महासचिव प्रदेश के लिए प्रत्याशी हैं। लेकिन एक और इसमें शर्त है, एक और नियम आपके यूथ कांग्रेस का जुड़ा हुआ है कि 50 रुपये देकर आपको सदस्यता लेनी है और फिर आपको मतदान करना है। तो क्या आपको लगता है कि इस समय में जब सरकार की बहुत सारी नाकामियां युवाओं के सामने आ चुकी है, पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हो, चाहे जो जॉब फेयर लगे वो फेलियर हो, तो इस समय युवा 50 रुपये देकर आपसे जुड़ेंगे और आपका समर्थन करेंगे? भाजपा की नीति मिस कॉल की नीति है, जो कि मैंने हमारे चर्चा भी होती रहती है इसमें। आज मैं किसी बस स्टैंड पे जाऊं या रेलवे स्टेशन पे जाऊं या किसी भी चौराहे पे खड़ा हो जाऊं और मैं वहां जाकर बोलूं कि भाई साहब आपका 2 मिनट फ़ोन देना, मेरे को किसी को फ़ोन करना है, मेरे बैलेंस खत्म हो गया। अगर मैं उसके फ़ोन से मिस कॉल कर दूं और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ले वो, तो उसको पता भी नहीं चलेगा उसने भाजपा की सदस्यता कब ग्रहण कर ली। किसी बच्चे को बैठा कर मैं अगर 10 मोबाइल रख दूँ और वो मिस कॉल कर दे तो भाजपा की सदस्यता ग्रहण हुई। इस यूथ कांग्रेस चुनाव में युवाओं के जो युवा जो हमसे जुड़ रहे हैं, जो मतदान कर रहे हैं, उसमें हमारे 8 सेकंड का एक वीडियो बनता है। उसमें हमें बोला जाता है कि मैं सिद्धार्थ सोनी यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करता हूँ। तो जो भी वोटर बनेंगे, जैसे कि अभी करीबन 2 लाख के आसपास पूरे राजस्थान में वोट बन चुके हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं संगठन से, तो उन्होंने सबने ये बात बोली है कि मैं युवा कांग्रेस में उनका नाम और यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करता हूँ। तो सीधा सा हम उनको कोई फ्रॉड या कोई छल कपट या कोई बहला फुसला करके मिस कॉल करा कर ये चीज़ें हम नहीं करते। हम सीधा बताएंगे कि हम यूथ कांग्रेस की सदस्यता करा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी परिवार से आप जुड़ रहे हो, एक सदस्य बन रहे हो, एक परिवार में नया सदस्य आ रहा है, तो हम के जुड़वा रहे हैं। और 50 रुपये का जो आप बात बता रहे हैं, तो ये कि संगठन को मजबूत करने के लिए एक हर युवाओं को योगदान देना पड़ता है। जैसा कि आप देखते हैं कि कहीं जब एक कोई मेला लगा हुआ है, फ्री की चीज़ें हैं, या कोई रेस्टोरेंट खुला है, कोई फ्री की चीज़ें बांट रहा है, तो आप देखते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ती है, किस तरह से लोग वहाँ आते हैं। तो वहीं अगर आपने 5 रुपये शुल्क रख दिया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चीज़ें, मतलब जो क्राउड है, जो मतलब दूसरी जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती है। तो ये कि इसमें जो संगठनात्मक जो सही में जुड़ना चाहता है, जो इस विचारधारा से सही में जुड़ना चाहता है, वही इसमें 50 रुपये देगा और वही इसमें जुड़ पाएगा। तो सीधा सर ये कि जो न्यूट्रल लोग होते हैं या जो संगठन को बदनाम करने के लिए करते हैं, जो संगठन की रीत नीति को नहीं जानते हैं, वो हमसे नहीं जुड़ पाएगा। अगर संगठन की रीत नीति जाननी है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत मतलब उसमें लगना चाहिए कि हाँ यार, आपने मेरे 50 रुपये दिए तो मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ। अब वो आगे वाला अगर 50 रुपये दे रहा है तो वो कुछ सोच समझ के दे रहा है।
तो उस वजह से मेरे को लगता है कि संगठनात्मक अगर 2 लाख अगर 4 दिन में 4 से 5 दिन स्टार्ट हुई मेंबरशिप, अगर इतने लोग जुड़े हैं और 50 रुपये पर मेंबर इंसान दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी संगठन में, कुछ ना कुछ इस विचारधारा में बात होगी, तब जाकर ये युवा जुड़ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी में जो मिस कॉल वाली नीति है उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है, लेकिन ऐसा ही दुरुपयोग अगर माने कि 50 रुपये का जो सदस्यता अभियान युवा कांग्रेस के द्वारा चलाया गया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर भी दुरुपयोग होता हो कि 50 रुपये जो है वो प्रत्याशी दे और उसमें नए सदस्य का मतदाता के रूप में उसका दुरुपयोग करे। तो क्या ऐसा संभव नहीं है युवा कांग्रेस के चुनाव में? संभव है, पैसा हम दे सकते हैं, लेकिन वीडियो किसी और की नहीं चलेगी, उसमें वोट रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो तो बन ही रही है। वीडियो से तो हम लोगों को कनेक्ट कर ही रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ मैं। अब कोई भाजपा वाला या भाजपा ही कोई आके ये तो वीडियो बनाएगा नहीं कि मैं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। तो कैसे ना कैसे करके मतलब हम कनेक्ट तो लोगों से हो ही रहे हैं और सीधा बोल के हो रहे हैं कि हम यूथ कांग्रेस की सदस्यता करा रहे हैं। भाजपा ये चीज़ नहीं करी। भाजपा एक फ़ोन करवाती है कि आप इस पर मिस कॉल दें, आपकी भाजपा की सदस्यता ग्रहण हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब लोग लगे हुए हैं, पार्षद गलियों में निकले हुए हैं कि 2 मिनट आपके फ़ोन से मिस कॉल कर दीजिए, ये चीज़ है, ये पागल बनाने के काम जो करती है कि राशन आ जाएगा, ये सब चीज़ें जो हमारे वार्ड में भी बहुत भाजपा के लोगों ने की है कि आप इस पर मिस कॉल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका राशन कार्ड बन जाएगा, आपका ये लाइट बिल कम आएगा। तो ऐसे मूर्ख बनाने की योजना जो है वो संगठन हमारा नहीं करता है। जैसा कि यहाँ पर बात जोड़ने की चल रही है, तो अभी बिल्कुल कांग्रेस सुप्रीमो जो आपके हैं राहुल जी गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है और अभी कांग्रेस जो एक अभियान ला रही है हाथ से हाथ जोड़ो। तो ये जो दोनों अभियान है वो किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं और इसमें युवाओं से ये क्या अपेक्षा करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, एक संघर्ष की यात्रा कर रहे हैं, एक पूरे भारतवर्ष में, एक भारत देश में जो एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो जो नफरत की जो बात हो रही है, यहाँ यहाँ नफरत की बात हो रही ऊंच नीच से, जातिवाद से, समाजवाद से। और आप देखेंगे पूंजीवाद जो हो रहा है, जो एक पूंजीपति आज अडानी जी को देखें आप कि 7 साल पहले का रिकॉर्ड एक देखेंगे और 7 साल में भाजपा सरकार में जो उन्होंने एकदम राइज किया है, और उसके बाद आप देखेंगे अब 7 साल में एक बंदा कितना राइज कर सकता है जो 137 से डायरेक्ट दूसरे नंबर पे आ जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक सरकार का सपोर्ट सीधा तौर पर किसी प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट इंसान को मिल ही रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा में यही बताया गया है हमें और यही लोगों को बताया जा रहा है कि नफरत की जो आग है, जो नफरत में अभी जो आप देख रहे हैं कि जातिवाद के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा है, जो समाजवाद के नाम पर बांटा जा रहा है, जो आप देखेंगे चुनाव में एक किसी जाति विशेष वर्ग को बढ़ावा देकर दूसरे जो विपक्ष है उसको, मतलब जो दूसरी जातियां हैं उसको एक किनारे पे किया जा रहा है। उस चीज़ को लेने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को मिटाने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने निकाली है, जिसका राजस्थान में खूब समर्थन मिला और लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग उस विचारधारा से जुड़ रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आपने देखा है कि हर जगह उस यात्रा का स्वागत हुआ है और उसी का एक छोटा प्रारूप हाथ से हाथ जुड़ो, जो हर वार्डों में, जो राहुल गांधी जी ने जैसा निर्देश दिया था हर प्रदेश में कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के, उसमें आप हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में हर लोगों से कनेक्ट होने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए, उनका समाधान करने के लिए, उनकी रूह से एक मिलान करने के लिए, तो उसके लिए ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो लोगों से कनेक्टिविटी तो बढ़ ही रही है इससे और लोगों के समाधान भी हो रहे हैं। आज भारत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मेरे वार्ड में निकली थी, वार्ड 2, वार्ड 6 में। तो वहाँ भी हमने लोगों की समस्याएं सुनी, जहाँ कहीं पंगड़ की समस्या थी, कहीं नालियों की समस्या थी, कहीं लाइट के खंभों की समस्या थी, जो घर के तार उनके घर के यहाँ से निकल रहे हैं। तो उनका हाथों हाथ निस्तारण करना, पार्षद को बुलाना, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, हमने उनको बुलाया, निस्तारण कराने की हमने कोशिश की। कुछ काम हुए हैं, कुछ कल होंगे, तो एक कुछ काम समय भी लगता ही है। तो वो ये हाथ से हाथ जोड़ो का जो सीधा सा असर है वो आम पब्लिक पर जाएगा। वो भारत जोड़ो का यात्रा का जो है पूरे भारतवर्ष में हर इंसान, हर युवा इससे जुड़ा है और जुड़ने के लिए ही ये यात्रा का मेन हमारा पर्पस है। जैसा आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है
वो नफरत मिटाने के लिए, और आपकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो, जब आप विश्वविद्यालय में छात्र नेता के रूप में राजनीति सफ़र शुरू किया था, तब से आपकी पृष्ठभूमि काफ़ी अच्छी रही है राजनीतिक तौर पर। तो एक सीधा सा सवाल आपसे ये है कि क्या ये राजनीति ही इस नफ़रत को फैलाने में या नफ़रत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान नहीं निभाती है सबसे ज़्यादा? नफ़रत आप दो तरीके से, एक कुछ मीडिया का काम भी होता है कि बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो कुछ लोग होते हैं कि दोनों ही तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नफ़रत फैलाने का काम या एक आग लगाने का काम करते हैं। तो हमें संगठन यही सिखाता है कि अपने अंदर पहले झाँको, फिर दूसरे का आप शिकायत करो। तो जो नफ़रत की आग है, दोनों तरफ से कोई ना कोई लोग होते ही हैं, तो उसको दूर करने की, उनकी उस खामी को मिटाने की, और उस लोगों को उनकी जो कुनीतियाँ हैं, आप विचार हैं, तो उसको हटाने का, उसको मिटाने का, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे हम सब सीख रहे हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे हम अगर कोई ऐसे घृणा, ईर्ष्या, जातिवाद अगर कोई रखता है तो उसको एक उसके अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश हम भारत जोड़ो यात्रा से सीख कर और अब करेंगे लोगों में। और ये कि हम मैसेज मतलब यही है कि नफ़रत का मिटाना और लोगों को जोड़ना, ये भारत जोड़ो का मिशन है। जैसा कि आपने बताया कि मीडिया भी कई बार इसके लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन मीडिया हमेशा वही दिखाती है जो किसी वक्ता के द्वारा बताया गया हो या फिर किसी राजनीतिज्ञ व्यक्ति के द्वारा प्रेषित किया गया हो। लेकिन कहीं न कहीं जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर जो राजनीतिक संगठक दल है या राजनीतिक दल है, उनके द्वारा सीधा सीधा आपसी जो मनमुटाव है, जो आपसी भेदभाव, उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? संगठनात्मक अब सोचें, और अब देखिए मीडिया की जैसे बात कर रहे हैं, अब मीडिया मसाला लगाने के लिए बताती है। आज मैंने अगर कुछ चीज़ बोल दी है तो उसको उस बात पे डिबेट छेड़ना, उस पे अमर्यादित शब्द अगर कोई मीडिया डिबेट में बोल रहा है तो उसको भी दिखाया जाता है। जबकि अगर किसी डिबेट में कोई अमर्यादित शब्द बोल देता है तो मुझे लगता है कि मतलब एक लोकतंत्र में ये चीज़ है कि उस चीज़ को काट कर आप दूसरी चीज़ अगर शो करेंगे तो मुझे लगेगा कि इतना जो विवाद है, इतनी जो ईर्ष्या है, इतना जो लोगों में गुस्सा है, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि आ पाएगी। अगर अपन मतलब हर न्यूज़ में भी एडिटिंग होती है, तो एडिटिंग में अगर अपन उसी चीज़ को बार बार 10 बार करें तो हर इंसान के दिमाग में बैठती है कि यार इतनी ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन एक लेट गो जो करना चाहिए, मुझे लगता है कि कहीं कहीं किसी चीज़ को छोड़ने से बहुत बड़ी चीज़ में अपन राहत महसूस करते हैं, बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ने से हम बचते हैं, बहुत बड़ा चेंज लाने से हम बचते हैं, बहुत बड़ी सोच को बदलाव करने से हम बचते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया का कुछ कुछ रोल होता है, और कुछ उन गंदे लोगों का रोल होता है जो ऐसी बेतुकी बातें करना, बचपना करना, बदतमीज़ी करना, जिनके संस्कार घर से ही मतलब ऐसे होते हैं कि उनको वो हमेशा दूर एक वातावरण को गंदा करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए काम होती है। तो कहीं मीडिया बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब केवल मीडिया ही उस चीज़ को कर रही है, उसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। कहीं चीज़ें हैं कि अब आप बता रहे हैं जैसे कि अब जो कोई बोलता है वही हम बताते हैं, लेकिन किसी किसी चीज़ को आपको भी उस चीज़ को रोकना पड़ेगा कि अगर अमर्यादित शब्द है, उससे अगर हिंसा भड़क रही है, उससे अगर गुस्सा फूट रहा है, तो उस चीज़ को अगर आप काट देंगे तो मुझे लगता है कि अगर किसी बचपने में किसी ने अगर बोल दिया है, किसी ने अगर शब्द कुछ निकल गए हैं, तो उसको अगर आप काट के बताएंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी हिंसा बच सकती है। आप अभी यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव के प्रत्याशी हैं, तो आप एक प्रत्याशी होने के नाते युवाओं के बीच में लोकप्रिय भी रहे, तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अलर्ट राजस्थान चैनल के माध्यम से? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं खुद युवा हूँ और यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा हूँ प्रदेश महासचिव पद पर। एनएसयू में भी मैं रहा, जब भी मैंने छात्र राजनीति में भी रहा, तब भी मैंने युवाओं की एक आवाज़ उठाई है। युवा मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और भविष्य में भी मैं हमेशा उनसे कनेक्टेड रहूँगा। उनका आज सुखड़ा विश्वविद्यालय में मेरा जाना कम होता है, लेकिन जब भी किसी छात्र का, जब भी किसी
भाई का मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है, तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ, उसके लिए उसका आज भी विश्वविद्यालय में काम करवाता हूँ। आने वाले समय में अगर मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनता हूँ या एक बड़ी राजनीति में मेरा अगर भागीदारी रहती है, मेरी हिस्सेदारी रहती है, तो मैं तब भी युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने समाज के लिए, माता पिता के लिए, अपने देश के युवाओं लोगों के लिए, सिटी के लोगों के लिए, सबके लिए मतलब एक पुरजोर तरीके से हर मुद्दे पर खड़ा रहूँगा, हर चीज़ का समर्थन करूँगा। कोई गलत चीज़ अगर करेगा तो उसका समर्थन मैं कतई नहीं कर सकता, चाहे मेरा भाई भी हो। पर जो मांग वाजिब होगी, तो सरकार से अगर मेरे को निवेदन करना पड़ेगा, सरकार को ज्ञापन देना पड़ेगा, तब भी मैं उन युवाओं के साथ, उन लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ हमेशा एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उनके साथ खड़ा रहूँगा, एक उनकी आवाज़ बनूंगा और उनका हमेशा एक जो साथ मेरे को मिला है उस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। तो सिद्धार्थ जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया है कि जो उद्योगपति है, अदानी हो या कोई भी अन्य उद्योगपति हो, अ, जिसके हमेशा अक्सर कांग्रेस के कई नेता पड़े रहते हैं कि इन्होंने 7 सालों में या पिछले 8 सालों में ही उद्योग को बढ़ावा मिला है इनके, और ये पूंजीपति जो हैं तभी से बने हैं। लेकिन जो राजस्थान में अभी प्रदेश सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत भी इनसे कई बार मुखातिब होते हैं और इनसे इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने राजस्थान में भी आमंत्रित किया इनको। तो इस पर आपका क्या कहना है कि फिर क्या ये कांग्रेस के आह्वान पर या निवेदन पर अगर राजस्थान में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कांग्रेस इनके खिलाफ बोलना बंद कर देगी या बीजेपी इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देगी? विकास की बात है तो अडानी जी का भी स्वागत है, अंबानी जी का भी स्वागत है, मोदी जी का भी स्वागत है, उस इंसान का स्वागत है जो विकास की राह पर चलेगा। पर जो युवाओं की नहीं सोचेगा, जो नफरत फैलाने में सोचेगा, जो आप देखें कि एक बेरोजगारी दर जो बढ़ती जा रही है उसके बारे में अगर नहीं सोचेगा, एक भूखमरी जो बढ़ती जा रही है उसके बारे में नहीं सोचेगा, एक महंगाई के बारे में नहीं सोचेगा, तो उसका हमेशा पुरजोर विरोध होता रहेगा। चाहे वो संगठनात्मक कोई इंसान हो या एक पूंजीपति हो, तो उसमें हमेशा मैं देखता हूँ कि अगर कोई भी विकास की बात करेगा और उस चीज़ के इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, अगर राजस्थान हो या जहाँ भी संगठन की कांग्रेस की सरकार रहेगी, तो उसका हमेशा स्वागत रहेगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है सिद्धार्थ सोनी जी कि जैसे भारत जोड़ो जो यात्रा है वो भी अभियान पूरा हुआ, सफल हुआ, और अभी जो हाथ से हाथ जोड़ो है वो चल रहा है। लेकिन कांग्रेस में जो आपस में फूट है या जो दल बन गए हैं कांग्रेस में कि पायलट दल है या गहलोत दल है, ऐसे ऐसे जो गुट बने हुए हैं, तो इनको कांग्रेस को आपस में जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी कभी कोई अभियान चलाएंगे या ये आप लोगों के ही ऊपर जिम्मेदारी से कार्य सौंपा जाएगा? ये दोनों तो जुड़े हुए हैं, आप कैसे बता रहे हैं, मेरे को ये नहीं पता कि कैसे अलग हैं। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि हमारा नेता पायलट है या हमारा गहलोत है। हमारे दोनों ही नेता हमारे लिए सर्वमान्य हैं, सम्माननीय हैं। हमेशा गहलोत साहब आते हैं तब भी वही लोग, वही भीड़, वही संगठन के लोग जिम्मेदारी संभालते हैं। पायलट साहब आते हैं तभी भी वही लोग, हर इंसान संगठन का काम करता है। अगर ऐसे ही आपको अगर लग रहा है कि कोई दोनों अलग हैं या दोनों ग्रुपिज्म में बटे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार 5 साल आराम से निकाल सकती थी या आने वाले 5 सालों में सरकार वापस रिपीट होगी। और आज पायलट साहब की जो युवाओं में दीवानगी है और गहलोत साहब की जो सरकारी कर्मचारियों में दीवानगी है, इन दोनों को मिलाकर ही सरकार अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत कर सकती है और वापस रिपीट होने के मतलब हम देखें कि 100% चांसेस है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर ये दोनों अलग नहीं है तो सरकार आसानी से अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले आपके ही सरकार के मंत्रियों और विधायकों की बाड़ेबंदी भी हुई थी। तो अगर ये दोनों एक होते तो विधायकों को सेपरेट करने की या उनके बाड़ेबंदी की नौबत क्यों आई? आज मैं मेरे घर में अगर मेरे पिताजी से बैर है या मेरे बड़े भाई से बैर है या मेरे जो भी मेरे अपने हैं उनसे अगर बैर है, तो मुझे कुछ तरीका चाहिए कि उनको अपनी बात रखने का। तो बस एक तरीका था कि साहब पायलट साहब को, गहलोत साहब को उनकी बात रखने का और एक बात मनवाने का कि मुझे या मेरे संगठन से लोग
मुझे तवज्जो मिले, ये सब चीज़ें। तो ये लोगों ने हवा बनाई है कि तवज्जो नहीं मिल रही, ये सब चीज़ें नहीं। लेकिन पायलट साहब का जो एक दूर दराज जाने का और मतलब एक बात थे, तो उनको उनकी बात उनको रखने का एक उनका अधिकार था। उन्होंने उनकी बात रखने की जो तरीका था वो अलग था। और उन्होंने एक मतलब ऐसा कोई नहीं है कि सरकार गिराने की कोई साजिश हो, या मतलब कांग्रेस की अगर सरकार गिराने की साजिश होती तो भाई साहब इतने मजबूत हैं कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन आज तक उन्होंने ऐसी चीज़ की नहीं। आज भी संगठनात्मक कभी आज तक उन्होंने उल्टा सीधा कभी बोला नहीं। उस समय भी मीडिया वालों ने उनकी बाइट ली थी, तब भी उन्होंने कुछ मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं बोला कि मैं संगठनात्मक ऐसी कोई सोच विचारधारा या कुछ गतिविधि करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्होंने उनका जो एक गुस्सा था, एक भी मतलब था कि मेरे संगठनात्मक एक संगठन को कुछ उनकी बात बोलनी थी। तो उस वजह से उन्होंने अपनी बात रखने के लिए एक बस कहा कि हम अलग मीटिंग कर रहे हैं, उस वजह उसके हिसाब से ही उन्होंने एक अलग मीटिंग के हिसाब से वो उन्होंने एक वो जगह चूज़ की और वो चीज़ कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी सोनी।